हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स वाला। कैसे हैं आप सभी। और आज हम लोग सर इस पूरे वीडियो में बातचीत करने वाले हैं यूपीपीएससी एई एग्जाम की। बहुत ही प्रतिष्ठित एग्जाम है और यूपी के सभी बच्चे और पूरे इंडिया से बच्चे जो हैं इस पर्टिकुलर एग्जाम की तैयारी डेफिनेटली करते हैं। लास्ट टाइम भी जब पेपर आया था तो बहुत बेहतरीन जो है उसका पेपर रहा था और काफ़ी सारे बच्चों का सपना भी पूरा हुआ था असिस्टेंट इंजीनियर बनने का। तो एक बहुत अच्छी वैकेंसी आपके लिए। तो यहाँ पर देखें कंप्लीट डिटेल्स, क्या क्या डिटेल्स हमारे पास रहने वाली है, क्या रहता है एग्जाम पैटर्न, क्या हमें पढ़ना है और कहाँ से पढ़ना है। ठीक है, कंप्लीट गाइडेंस के लिए आप मेरे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हो और यहाँ पर मैं आपको कंप्लीट गाइडेंस दूंगा यूपी के सभी एग्जाम्स को लेके, राजस्थान के सभी एग्जाम्स को लेके और एसएससी और जितने भी एग्जाम्स एई के आपके पास होते हैं। हम रेगुलर हम लोग यहाँ पर मीट करते हैं, तो आप डेफिनेटली इसको ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो गाइडेंस के लिए। भैया सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर कि इसके अंदर सर हमारे पास डिफरेंट जो डिपार्टमेंट्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं जनरली पार्टिसिपेट करते हैं सर ना। ये मैंने लास्ट ईयर का जो लास्ट वैकेंसी आपके पास आई थी उसका है, तो अभी वैकेंसी के डेटा की बात नहीं करेंगे, अभी बात करते हैं डिपार्टमेंट की। तो डियर पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट पीडब्ल्यूडी ये डिपार्टमेंट आपके पास होता है। ठीक है, जिसमें सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल तीनों की वैकेंसीज होती हैं। हाउसिंग एंड अर्बन प्लानिंग डिपार्टमेंट जिसमें सिविल हो गया। नगर विकास विभाग हमारे पास हो जाए जिसमें वाटर बी कैटेगरी का है, जल कल आपकी इंजीनियरिंग होती है। ठीक है, ट्रैफिक में भी आपके पास हो गया। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट आवास एवं विकास परिषद हो जाता है। ग्राउंड वाटर डिपार्टमेंट है। माइनर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट हो जाएगा सर। होम डिपार्टमेंट आ गया और इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक डिपार्टमेंट। ये सारे डिपार्टमेंट्स हमारे पास डियर, ठीक है, ये हमारे पास सारे डिपार्टमेंट्स रहते हैं जिसमें ये पर्टिकुलर वैकेंसी आती है। अभी नंबर ऑफ वैकेंसी की बात नहीं करनी है, जब नेक्स्ट डिटेल नोटिफिकेशन आ जाएगा उसके बाद हम लोग बातचीत करेंगे। ये लास्ट ईयर पिछले साल का आया हुआ जो नोटिफिकेशन है उससे है, ताकि आपको नंबर डिपार्टमेंट्स के बारे में पता चले कि किन किन डिपार्टमेंट्स में आप लोग एलिजिबल हो रहे हैं। इसके बाद देखो डियर, पे स्केल तो बहुत बेहतरीन यहां पर रहता है कि 15,600 से लेकर 39,100 ग्रेड पे, और जो ग्रेड पे इसका है वो 5400 ग्रेड पे के बराबर है। तो एक एसडीओ की जो पेमेंट होती है उस एसडीओ की पेमेंट के बराबर की पेमेंट आप लोगों की यहां पर होती है। गजेटेड पोस्ट है, राजपत्रित अधिकारी आप लोग यहां पर बनते हो। तो बहुत बेहतरीन ये वैकेंसी हमारे लिए होती है यूपीपीएससी ए की। अब यहां पर देखिए डियर, अगर मैं एग्जाम पैटर्न की बात करूं तो एक बेसिक एग्जाम पैटर्न हमें यहां पता होना चाहिए कि सर इसके अंदर आपके पास प्रथम प्रश्न पत्र में सामान्य हिंदी भी पूछा जाता है। 25 क्वेश्चन, मतलब 25 आपके पास प्रश्नों की संख्या रहती है और हर एक प्रश्न सर 3 अंक का होता है। ठीक है, 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है। 75 टोटल नंबर ऑफ आपके मार्क्स हो जाएंगे। सेकंड देखो सर, जो मेन सब्जेक्ट आपके पास है सिविल हो गया, मैकेनिकल हो गया, जिस भी आप डिपार्टमेंट से, जिस भी इंजीनियरिंग सेगमेंट से आप बिलोंग करते हो वो आपका पेपर हो जाएगा सर। यहाँ पर 100 प्रश्न होंगे, हर एक प्रश्न 3 नंबर का, 300, मतलब सर यहाँ पर 375 आपका टोटल मार्क्स होता है। ठीक है, टोटल 375 मार्क्स का पेपर होता है और 2.5 घंटे का समय आपको यहाँ पर दिया जाता है। इसके बाद देखो डियर, द्वितीय प्रश्न पत्र में बात करेंगे तो यहाँ पर आपको सामान्य अध्ययन, ठीक है, जनरल नॉलेज जो है वो 25 नंबर की आती है। 25 क्वेश्चंस आते हैं यहाँ पर, हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा, 75 मार्क्स का। और जो मेन सिविल का पेपर होगा डियर वो आपका 100 क्वेश्चंस यहाँ पर होंगे और यहाँ से टोटल 300 मार्क्स, अगेन 375 मार्क्स का पेपर आएगा और ये भी 2.5 घंटा भी सर इसके लिए मिलेगा। इसके बाद सर एक आपके पास इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू सर लगभग आपके 100 नंबर का इंटरव्यू है, मतलब टोटल आपकी जो मेरिट है डियर वो 850 अंकों में से बनती है। 850 टोटल आपके मार्क्स होते हैं, इसमें से फाइनल मेरिट आपकी बनती है। ठीक है डियर, अब यहां पर बात करते हैं सर, ये बात तो ठीक है लेकिन इसके साथ साथ हमें पैटर्न, मतलब पैटर्न तो हमने समझ लिया है लेकिन सिलेबस क्या क्या है, किन बातों का ध्यान रखना है। देखो एक इंजीनियर के लिए जो लैंग्वेज वाले सब्जेक्ट्स होते हैं जनरली डिफिकल्ट पड़ते हैं, जैसे कि हिंदी की बात करते हैं, जैसे कि इंग्लिश की बात करते हैं, तो ये थोड़े डिफिकल्ट हैं। ठीक है, जैसे मैंने आरपीएससी एएन एग्जाम मैंने भी निकाल रखा है, तो आरपीएससी एएन में जब मुझे भी ये पढ़ रहा था तो सबसे ज्यादा डिफिकल्टी जो हुई थी वो हिंदी को लेकर हुई थी। तो एक बार हिंदी का पाठ्यक्रम यहाँ पर आप देखो, जैसे सामान्य हिंदी में देखोगे तो हिंदी का पाठ्यक्रम इस प्रकार बनाया जाएगा ताकि उम्मीदवार की हिंदी भाषा की समझ और शब्दों के कुशल प्रयोग की जांच हो सके। इसका स्तर हाई स्कूल का होगा। देखो ये बोलते जरूर हैं कि इनका स्तर हाई स्कूल का होता है, लेकिन हाई स्कूल का स्तर नहीं होगा, उससे थोड़ा सा आपका लेवल थोड़ा ऊपर यहाँ जनरली देखने को मिलता है। सिमिलरली सामान्य अध्ययन की बात करते हैं तो प्रश्न पत्र समसामयिक घटनाओं, मतलब जो करंट अफेयर्स आपके पास होंगे और ऐसी बातों की उनके वैज्ञानिक पहलुओं पर ध्यान देते हुए जानकारी सम्मिलित होगी जो प्रतिदिन के अनुभव में आती है और जिनकी किसी शिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जा सकती है। प्रश्न पत्र में भारत का इतिहास पूछा जाएगा, राजनीति और भूगोल के ऐसे प्रश्न भी सम्मिलित होंगे जिनका उत्तर उम्मीदवार विशेष अध्ययन किए बिना ही दे सकेंगे। तो यहाँ पर जनरल साइंस के बारे में, जनरल आपके पास नॉलेज के बारे में बताया गया है कि बेसिक नॉलेज जो हर किसी को पता होनी चाहिए, लेकिन आमतौर पर ये इतनी बेसिक भी नहीं होती। आपको इसकी प्रॉपर डिटेल तैयारी करनी बहुत जरूरी है। ठीक है डियर, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रॉपर डिटेल तैयारी आपको यहाँ पर करनी जरूरी है, चाहे जनरल साइंस हो, चाहे आपका जनरल नॉलेज हो या फिर हिंदी का पेपर हो, क्योंकि दोनों ही पेपर बहुत ही
मतलब इंजीनियरिंग सेगमेंट के स्टूडेंट्स के लिए थोड़े डिफिकल्ट पेपर्स में से आ जाते हैं और यहाँ पर आपका स्कोरिंग ऑल्दो इनके मार्क्स कम है, मान लो 75 मार्क्स ही है, लेकिन ये भी एक इंपॉर्टेंट अच्छे खासे मार्क्स हैं। ठीक है सर, आगे आप देखो, अगर सिविल इंजीनियरिंग की मैं बात करता हूं यहां पर अगर सिलेबस की, तो स्पेसिफिकली सिविल की मैं बात कर लेता हूं पहले। सर पेपर 1 में अगर पार्ट ए की बात करें तो क्या क्या टॉपिक्स आएंगे सर इसमें? इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल और स्ट्रक्चरल एनालिसिस के। यहां पर आपको ध्यान रखना है कि बहुत एक्सटेंसिवली सब्जेक्ट्स कवर करने हैं, मतलब अच्छे खासे लेवल पे, कुछ भी इसमें छोड़ना नहीं है, क्योंकि इन्होंने अपने सिलेबस में भी डियर कुछ भी नहीं छोड़ा है, हर एक चीज को यहां पर डियर कवर किया है। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स हो, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल हो, स्ट्रक्चरल एनालिसिस हो, ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल को भी देखो काफी डिटेल के अंदर हर एक टॉपिक, हर एक पॉइंट्स के बारे में आपको बताया गया है। ठीक है, तो यहां पर काफी डिटेल के अंदर सिलेबस को आपको कवर करना पड़ेगा। जेई लेवल की पढ़ाई से यहां पर नहीं होने वाला है, जेई लेवल की पढ़ाई से लगभग 2 गुना ऊपर की पढ़ाई आपको ए लेवल के लिए, यूपीपीएससी एई के लिए करना पड़ेगा। सर पोस्ट भी तो इतनी बड़ी है तो मेहनत भी डबल लगेगी आपकी, है ना, इस चीज को समझना है। यहां पर देखो सर स्ट्रक्चरल एनालिसिस, इसमें भी कैस्टिग्लियानो थ्योरम 1 एंड 2, यूनिट लोड मेथड ऑफ कंसिस्टेंट डिफॉर्मेशन, अप्लाइड टू द बीम्स, पिन जॉइंटेड ट्रस, स्लोप डिफ्लेक्शन, मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन, कानीज मेथड आपके पास आ जाता है, आईएलडी वाले आ जाएंगे, इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम आपके पास आएगा, फोर्स मेथड, डिस्प्लेसमेंट मेथड, मतलब सारी चीजें स्ट्रक्चरल एनालिसिस की जो भी आपके आमतौर पे इंजीनियरिंग सर्विसेज के सिलेबस में हुआ करती थी, वो सारी चीजें यहां पर डियर साथ साथ आ जाएगी। तो लेकिन पहला पार्ट आपका स्ट्रक्चरल वाला पार्ट है। सेकंड बात करो पार्ट बी की, तो डियर इसके अंदर डिजाइन ऑफ स्ट्रक्चर मतलब स्टील यहां पर पार्ट बी के अंदर आता है, उसके साथ साथ कंक्रीट और मेसनरी स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। अब स्टील में भी आपको, जो जनरली छोटा सब्जेक्ट है लेकिन इसमें भी सारी चीजें आपसे पूछी जाती हैं, जैसे फैक्टर ऑफ सेफ्टी एंड लोड फैक्टर्स, रिवेटेड, बोल्टेड एंड वेल्डेड जॉइंट्स एंड इट्स कनेक्शन, डिजाइन बाय वर्किंग, स्ट्रेस और लिमिट स्टेट, दोनों स्ट्रेस मेथड आएंगे, डब्ल्यूएसएम और एलएसएम यहां पर, टेंशन और कंप्रेशन मेंबर, डिजाइन ऑफ बिल्ट अप सेक्शन, रिवेटेड, वेल्डेड, प्लेट गर्डर, गेंट्री गर्डर, ये सारी चीजें आपसे यहां पूछी जाती हैं। बैटन्स एंड लेसिंग, स्लैब एंड गसेटेड बेस, डिजाइन ऑफ हाईवे एंड रेलवे ब्रिजेस, देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हाईवे और रेलवे ब्रिजेस की डिजाइन ये भी आपसे डियर यहां पर पूछी जाएगी, जो आप रेलवे वगैरह में पढ़ते हो, दैट इज योर थ्रू एंड डेक टाइप प्लेट गर्डर और वॉरेन गर्डर और प्रैट्रस, ये वाली चीजें भी सर आपके पास यहां पर आएगी। रेलवे ब्रिजेस की डिजाइन भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको यहां पर साथ साथ पढ़ना है। इसके बाद सर रेनफोर्स कंक्रीट में भी लगभग सारी चीजें आपको यहां पर देखने को मिलेगी। इसमें मेसनरी की डिजाइन, ये वाली बात ध्यान रखना कि सर अर्थक्वेक रेजिस्टेंट डिजाइन भी आपसे पूछा जाएगा अकॉर्डिंग टू बीआईएस कोड। मैं इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूं जो एक्स्ट्रा है इसके अंदर डियर, वो आपके पास यहां पर है। तो देखो यहां पर अगर आप देखोगे तो बीआईएस कोड फॉर रेक्टेंगुलर एंड सर्कुलर टैंक्स, तो सर सर्कुलर टैंक्स के बारे में, सर रिटेनिंग वॉल्स के बारे में, ये वाटर टैंक्स के बारे में आपसे यहां पर पूछा जाएगा। ठीक है, अब सिमिलरली ऑन वर्किंग स्ट्रेस, लॉस ऑफ प्री स्ट्रेस, मतलब प्री स्ट्रेसिंग भी आपसे डियर यहां पर पूछी जाती है। हर एक चीज, ब्रिक मैसनरी का पूरा कॉन्सेप्ट यहां से पूछा जाएगा। तो आरसीसी भी आपके लिए काफी डिटेल के अंदर, इसमें भी इसने कुछ भी नहीं छोड़ा है। जैसे मैंने बताया आपको कि सारी की सारी बातें, जैसे इधर कैंटिलीवर हुआ, काउंटर फोर्ट टाइप रिटेनिंग वॉल हुई, हर प्रकार की रिटेनिंग वॉल, वाटर टैंक, ब्रिजेस, रेलवे ब्रिजेस, उनके गर्डर्स की डिजाइंस, हर चीज यहां से पूछी जाती है। तो एक एक्सटेंसिव सिलेबस है जो आपको कवर करना है, लगभग इंजीनियरिंग सर्विसेज के बराबर का सिलेबस है ये। पार्ट सी में देखोगे तो बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी और प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, इस चीज का ध्यान रखना सर। बीएमसी और सीटी तो आप पढ़ते ही पढ़ते हो, लेकिन यहां प्लानिंग मैनेजमेंट को भी आपको कवर करना है, ये भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। ठीक है, जैसे मास हाउसिंग का पार्ट हो गया, जैसे हाई राइज बिल्डिंग हो गया, यूज एंड सिलेक्शन ऑफ मटेरियल्स हो गया, तो ये वाला पार्ट भी प्लानिंग एंड मैनेजमेंट का इसके अंदर आपके पास आएगा। उसके बाद देखो डियर कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी, प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। अब देखो प्लानिंग एंड मैनेजमेंट में सीपीएम पार्ट है ना, ये वाली चीज देखना, यहां पर नेटवर्क डायग्राम, सीपीएम पार्ट, मशीनरी जो हमारे अर्थवर्क के लिए काम आती है, कंक्रीटिंग के लिए काम आती है, बेसिक और डिटेल्ड प्रिंसिपल जो हमारे एस्टिमेशन वगैरह के होते हैं, वो सारी बातें भी यहां से आपसे पूछी जाती हैं। तो कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी और प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, फोकस डियर इस चीज पे भी करना, क्योंकि ये थोड़ा सा आपका एक्स्ट्रा पॉइंट यहां पर देखने को मिलेगा सिविल वालों के लिए। ठीक है, प्लानिंग एंड मैनेजमेंट इज अ डिफरेंट थिंग। अब यहां पर देखो पार्ट डी के अंदर सर यहां आपका पूरा जियोटेक आता है और फाउंडेशन इंजीनियरिंग आता है, ये पूरा जियो टेक्निकल का सिलेबस है। यहां पर आपको सारी चीजें पूछी जाएंगी, स्टेबलाइजेशन, सब सॉइल एक्सप्लोरेशन, फाउंडेशन, जियो मेम्ब्रेन्स, जियो टेक्सटाइल्स। ठीक है, उसके अलावा जियो टेक्निकल का सर सारे टॉपिक्स, जैसे इनिशियल टॉपिक्स आपके पास होते हैं, फिर इंडेक्स प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल आपके पास हो गया, कॉम्पैक्शन हो गया, कंसोलिडेशन हो गया, शेयर स्ट्रेंथ हो गया, अर्थ प्रेशर हो गया, एवरीथिंग विल बी आस्क्ड हियर। लेकिन कुछ इनिशियल, कुछ जो एक्स्ट्रा चीजें हैं वो ये हैं आपके पास, क्या है सर, कि डिजाइन ऑफ पाइल ग्रुप्स, पाइल लोड टेस्ट, सेटलमेंट ऑफ पाइल्स,
फाउंडेशन फॉर ब्रिजेस, ब्रिजेस के फाउंडेशन ये आपको अलग से पढ़ना है इसके अंदर। ग्राउंड इंप्रूवमेंट टेक्निक्स ये आपको अलग से पढ़नी है डियर। सैंड ड्रेन्स के बारे में, स्टोन कॉलम्स के बारे में, ग्राउटिंग, सॉइल स्टेबलाइजेशन, जियो टेक्सटाइल, जियो मेम्ब्रेन, ये सारी बातें। इसके अलावा मशीन फाउंडेशन हो गया, नेचुरल फ्रीक्वेंसी, डिजाइन ऑफ मशीन फाउंडेशन एंड बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ BIS कोड। ये इसका एडिशनल पार्ट है, एक्स्ट्रा पार्ट है, जो आपको किसी जेई एग्जाम में नहीं मिलेगा, जो आपको इसी एई एग्जाम के अंदर देखने को मिलता है। इसके बाद देखो डियर, सिविल इंजीनियरिंग का जो पेपर 2 होगा, तो इसका मतलब आप समझ रहे हो कि काफी अच्छा खासा लेवल है सर पूरे एग्जाम का, क्योंकि फाइनल जो जॉब मिलेगी वो भी तो अच्छे लेवल की है। तो पेपर 1, पेपर 2, फिर इंटरव्यू भी आपका होने वाला है। तो पेपर 2 में भी काफी सारी चीजें, जैसे सर फ्लूइड मैकेनिक्स, ओपन चैनल फ्लो, हाइड्रोलिक मशीन्स और हाइड्रो पावर इंजीनियरिंग, ये सारी चीजें आपको यहाँ से पूछी जाती हैं। अब यहाँ HM भी सर साथ में इंक्लूड होगा, सेंट्रीफ्यूगल पंप होते हैं, ठीक है, टर्बाइंस वगैरह होते हैं, वो सब भी चीजें आपके साथ यहाँ पर इंक्लूड है। लेकिन इसके साथ साथ हाइड्रो पावर डेवलपमेंट का पार्ट भी आपका यहाँ पे इंक्लूड होता है, मतलब प्रिंसिपल्स ऑफ हाइड्रो पावर डेवलपमेंट, जैसे टाइप्स क्या होते हैं, लेआउट्स एंड कंपोनेंट वर्क क्या होगा, सर्ज टैंक के बारे में, टाइप्स एंड चॉइस ऑफ फ्लो ड्यूरेशन कर्व्स, डिपेंडेबल फ्लो क्या होता है, स्टोरेज और पॉन्डेज क्या होता है, पम्प्ड स्टोरेज क्या होता है, ये सारी चीजें जो हाइडल पावर प्लांट्स के अंदर, हाइड्रो पावर प्लांट्स के अंदर आती हैं, वो सारी बातें भी आपको यहाँ पर फ्लूइड में साथ साथ पढ़ के चलनी है। उसके अलावा देखो हाइड्रोलॉजी और वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग, सर इसमें वो सारी चीजें हैं, डाइवर्जन हेडवर्क, रिवर ट्रेनिंग, कैनाल, ग्राउंड वाटर फ्लो और हाइड्रोलॉजी, ये कंप्लीट बातें सर आपसे यहां से पूछी जाएंगी। ट्रांसपोर्टेशन के अंदर भी देखिए डियर, आपको ये ध्यान रखना है कि ट्रांसपोर्टेशन में हाईवे इंजीनियरिंग तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ रेलवे भी आपको काफी डिटेल में पूछा जाएगा, और एयरपोर्ट इंजीनियरिंग जो जनरली आप लोग मिस कर देते हो, इसको भी आपको यहां पर डियर मिस नहीं करना है। एयरपोर्ट इंजीनियरिंग भी आपको काफी डिटेल में पूछा जा रहा है, लेआउट, प्लानिंग और डिजाइन, तीनों चीजें यहां पर एयरपोर्ट की साथ साथ यहां पर देखने को मिलेगी। एनवायरमेंट इंजीनियरिंग तो काफी वास्ट हमेशा रही है सर, वाटर सप्लाई, वाटर कलेक्शन, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट का कैरेक्टराइजेशन और ट्रीटमेंट दोनों, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, जिसमें एयर और नॉइज दोनों ही पॉल्यूशन आपके पास आ जाएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग के अंदर भी डिटेल में देखने को मिलेगी। उसके बाद डियर सर पार्ट ई में सर्वे और इंजीनियरिंग जियोलॉजी, इस चीज को ध्यान रखना, सर्वे तो आप पढ़ते ही पढ़ते हो, लेकिन इंजीनियरिंग जियोलॉजी के सारे कॉन्सेप्ट्स आपको पढ़ना जरूरी है सर्वे के साथ। सर बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ इंजीनियरिंग जियोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन इन प्रोजेक्ट सच एज डैम्स, ब्रिजेस और टनल। तो डैम्स, ब्रिजेस और टनल में जियोलॉजी का क्या आपका इंपैक्ट पड़ता है, क्या उसके प्रिंसिपल्स होते हैं, तो जियोलॉजी इज अ सेपरेट पार्ट जिसको आपको अलग से पढ़ना ही पड़ेगा। सर्वे तो आप पढ़ रहे हो, लेकिन उसके साथ इंजीनियरिंग जियोलॉजी के प्रश्न भी आपसे यहाँ से पूछे जाते हैं। तो देखो आप सिलेबस जब आप देख रहे हो ना, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि सर ये तो बहुत ही धाकड़ सिलेबस है, मतलब डिटेल्ड सिलेबस है। तो इसके लिए तैयारी भी आपको उस लेवल की करनी पड़ेगी, उसके लिए टाइम भी आपको उस लेवल का देना पड़ेगा। मतलब इतना आप नहीं कर सकते कि सर बहुत लेट आप स्टार्ट कर रहे हो, काफ़ी टाइम लगा रहे हो, सोच रहे हो सब जब नोटिफिकेशन डिटेल वगैरह एग्जाम डेट आ जाएगी तब हम पढ़ना शुरू करेंगे। अगर इस प्रकार से आप स्टार्ट करोगे तो हमेशा ही आपको प्रॉब्लम रहने वाली, क्योंकि सिलेबस इतना ज़्यादा है और इस सिलेबस को एक सिस्टमैटिक वे में ही आप कवर कर सकते हो। सिविल का मैंने बताया है, सिमिलरली आप मैकेनिकल में भी देखोगे तो सेम एक्सटेंसिव सिलेबस होगा, इलेक्ट्रिकल में देखोगे तो सेम एक्सटेंसिव सिलेबस होगा। वो सिलेबस जो इंजीनियरिंग सर्विसेज के एस्पिरेंट से उम्मीद करी जाती है, वैसा सिलेबस आपका यहाँ यूपीपीएससी के अंदर भी गिवन है। तो सर 3 पेपर आपके पास हो जाएंगे, पेपर 1, 2 और 3। तीसरा इंटरव्यू भी आपके पास है, जो भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रहता है। तो इंटरव्यू में भी आपको ध्यान रखना है, वहाँ की अलग तैयारी होगी सर, वो एक अलग स्टेज है। तो ओवरऑल आपकी प्रिपरेशन एक होलसम प्रिपरेशन आपकी होनी चाहिए, इसीलिए समय से पहले आपको इस तैयारी इसकी स्टार्ट कर देनी है। और सब्जेक्ट को किसी भी एग्जाम की तैयारी स्टार्ट करते वक्त आपको सबसे पहले ध्यान रखना है सर सिलेबस कितना कितना कॉमन है। जो अगर आप पहले से एसएससी की तैयारी कर रहे हो तो इस सिलेबस में छांट के देखो सर 80% सिलेबस तो आपका कॉमन है। कुछ कुछ पार्ट जो मैंने अभी हाईलाइट किए हैं इस पूरे वीडियो के अंदर, जैसे जियोलॉजी का पार्ट आपके पास था, जैसे एयरपोर्ट वाला पार्ट आपके पास था, जैसे सीपीएम पार्ट वाला पार्ट आपके पास था, इन चीज़ों को भी आपको फोकस करना स्टार्ट कर देना है, तभी आप टाइमली इस पर्टिकुलर एग्जाम की तैयारी कर सकते हो। ठीक है डियर, मिलेंगे सर बहुत सारे बैचेस के अंदर जहां पर आप बहुत बेहतरीन तरीके से यूपीपीएससी की तैयारी भी करोगे, और जब भी ये वैकेंसी जब आपको देखने को मिलेगी तो बहुत बेहतरीन तरीके से आपको अभी से लग जाना है, क्योंकि बहुत जल्दी ही ये वैकेंसी आपको देखने को मिलने वाली है। थैंक यू सो मच।